स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे लंबे और सच कहें तो सबसे महंगे सर्च ऑपरेशन की। एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जरा सोचिए, 20 साल तक चला चूहे बिल्ली का एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल, जहां एक अकेले अपराधी ने दो राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी थी। उसे पकड़ने के लिए पूरी की पूरी सेनाओं को लगाना पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए, इस 184 पर। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत जिंदगियों की गिनती है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के घने जंगलों में छिपे बैठे सिर्फ एक अकेले डाकू का शिकार बन गई। इसमें राज्य के मंत्री, पुलिस अधीक्षक, वन अधिकारी और न जाने कितने आम नागरिक शामिल थे। ये कोई मामूली अपराध नहीं था, ये सीधे तौर पर राज्य की सत्ता को एक खुली चुनौती थी। और जो बात शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है ये भारी भरकम रकम, 100 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2 दशकों में 2 राज्य सरकारों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्पेशल टास्क फोर्स लगाकर सिर्फ इस एक रहस्यमयी आदमी को पकड़ने के लिए इतना पैसा पानी की तरह बहा दिया। हथियारों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी हर बार वो पुलिस के हाथ से फिसल ही जाता था। भाग 1, डाकू का उदय। अब सवाल ये है कि कैसे एक अकेला इंसान 2 बड़े राज्यों को इस तरह बंधक बना सकता है। इसका जवाब गोपीनाथम गांव के घने जंगलों में छिपा है। ये कहानी है उस युवा लड़के की जो एक ऐसे समुदाय से था जहां जंगली जानवरों से बचने के लिए लोग बिना लाइसेंस की बंदूकें रखते थे। लेकिन इस लड़के ने अपनी अचूक निशानेबाजी का इस्तेमाल एक क्रूर शिकारी और तस्कर बनने के लिए किया। इतने हाथियों को मारा कि जंगल के जंगल खाली होने लगे। फिर चंदन की लकड़ी के काले बाजार पर कब्जा किया और महज 17 साल की उम्र में पहली हत्या कर दी, एक फॉरेस्ट गार्ड की जान ले ली। और सच मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। भाग 2, खौफ का राज। वक्त के साथ साथ उसका हौसला और उसकी क्रूरता दोनों ही भयानक स्तर पर पहुंच गए। वो अब सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक घरेलू आतंकी बन चुका था। शुरुआत हुई स्थानीय दुश्मनों को खत्म करने से, फिर एक बेहद ईमानदार वन अधिकारी पी श्रीनिवास की बेरहमी से हत्या कर दी। कहते हैं कि उसने उनके कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल तक खेला था। और फिर 1993 में उसने हदी कर दी, बारूदी सुरंगें बिछाकर पूरी की पूरी पुलिस बस को हवा में उड़ा दिया। 22 एसटीएफ जवान मारे गए। ये अब साफ तौर पर एक खुला युद्ध था। वो अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक जा सकता था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पुलिस की गश्त तेज हुई तो उसने कथित तौर पर एक दाई को आदेश दिया कि वो उसकी ही रोती हुई नवजात बेटी को एरोकम्पू का जहरीला रस पिला दे। जी हाँ, अपनी ही बेटी को, सिर्फ इसलिए ताकि बच्ची के रोने की आवाज एसटीएफ को उस तक ना पहुंचा दे। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना। इसके बाद तो वो हाई प्रोफाइल किडनैपिंग्स पर उतर आया। कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को 108 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इसके चलते पूरे राज्य में दंगे भड़क गए, फिल्मों की शूटिंग रुक गई, सब कुछ ठप। फिर एक पूर्व मंत्री एच नागप्पा को अगवा किया, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई। उसने साफ कर दिया था कि चाहे कोई भी हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी पहुंच से कोई नहीं बच सकता। भाग 3, अजेय रॉबिन हुड। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, 20 सालों तक एक अकेला तस्कर भारी भरकम हथियारों से लैस सरकारी ऑपरेशंस को कैसे छकमा देता रहा। मतलब हर बार जब लगता कि वो फंस गया, वो हवा में गायब हो जाता। ये एक गजब का गतिरोध था। एक तरफ सरकारें थीं जिनके पास अथाह पैसा और आधुनिक हथियार थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसे जंगल के चप्पे चप्पे की समझ थी। वो सूखी पत्तियों की आवाज से बता देता था कि कौन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसे स्थानीय वन्यार समुदाय का अटूट समर्थन हासिल था। उनके लिए वो कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक रॉबिन हुड था, जो लूटी हुई दौलत का एक हिस्सा गांव वालों में बांटता था। बदले में उसे मिला मुखबिरों का एक ऐसा नेटवर्क जिसे भेद पाना पुलिस के लिए नामुमकिन सा हो गया था। भाग 4, आखिरी जाल। करोड़ों रुपए और न जाने कितनी जानें गंवाने के बाद 2004 में आखिर बाजी पलटी। स्पेशल टास्क फोर्स के नए नेतृत्व ने समझा कि बंदूकों से काम नहीं बनेगा, हमें दिमाग लगाना होगा। एसटीएफ प्रमुख विजय कुमार ने पुरानी वीडियो टेप्स खंगालनी शुरू की, और वहीं उन्हें एक बहुत ही छोटी लेकिन गेम चेंजिंग बात नजर आई। उन्होंने देखा कि वो डाकू एक कागज पढ़ने में काफी जद्दोजहद कर रहा था। बस यहीं से उसकी सबसे बड़ी और प्राणघातक कमजोरी पकड़ी गई। उसकी आंखों में गंभीर मोतियाबिंद हो चुका था,
और मजे की बात यह है कि जंगल की कोई जड़ी बूटी इसका इलाज नहीं कर सकती थी। उसे सर्जरी के लिए जंगल से बाहर आना ही पड़ना था। इसी कमजोरी पर चोट करने के लिए एसटीएफ ने बुना ऑपरेशन कोकून, एक बेहद सीक्रेट मल्टी स्टेप स्टिंग ऑपरेशन। अंडरकवर पुलिस वालों ने जेलों में कैदी बनकर नेटवर्क में घुसपैठ की, फिर डाकू के एक भरोसेमंद बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करके अपने पाले में किया, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, डाकू को ये यकीन दिला दिया गया कि एक एम्बुलेंस छुपकर उसे आंखों की सर्जरी और हथियारों की एक बड़ी डील के लिए श्रीलंका ले जाएगी। अन्ना, 18 अक्टूबर को बाहर आएगा। तुम्हारा आदमी रात 10 बजे जंक्शन पर इंतजार करे। ये लो लॉटरी टिकट का आधा हिस्सा, 07710। ये बिल्कुल वही कोड मैसेज है जो रेड नाम के एक अंडरकवर एजेंट ने बिजनेसमैन को दिया था। ये आधा फटा हुआ लॉटरी टिकट ही उनका पासवर्ड था। जरा सोचिए उस वक्त माहौल में कितना तनाव रहा होगा। एक छोटी सी गलती और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। और फिर आई 18 अक्टूबर 2004 की वो रात। धर्मपुरी की एक सुनसान सड़क। खुद को पहचानने से बचाने के लिए उस डाकू ने अपनी सबसे बड़ी पहचान, अपनी वो मशहूर मूछें कटवा दी थीं। वो अपने साथियों के साथ उस एम्बुलेंस में बैठ गया। उसे जरा भी भनक नहीं थी कि वो जिस एम्बुलेंस में बैठा है वो कोई लाइफ सेवर नहीं, बल्कि एसटीएफ का बिछाया हुआ एक चलता फिरता पिंजरा है। गाड़ी एक खंडहर हो चुके स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। छतों पर एसटीएफ कमांडो AK-47 ताने सांस रोके बैठे थे। अचानक अंडरकवर पुलिस ड्राइवर ने जोरदार ब्रेक मारा। झटके से पीछे बैठा हुआ पूरा का पूरा गिरोह संतुलन खोकर एक दूसरे पर गिर पड़ा। ये बिल्कुल वही पल था जिसका इंतजार पिछले 20 सालों से हो रहा था। गाड़ी रुकते ही अंडरकवर टीम दरवाजे खोलकर वहां से भाग निकली। तुरंत एसटीएफ प्रमुख विजय कुमार की आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी, सरेंडर कर दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। लेकिन इसके जवाब में एम्बुलेंस के अंदर से धुआंधार फायरिंग शुरू हो गई, खौफ और हताशा से भरी हुई फायरिंग। और फिर शुरू हुआ इस मैनहंट का सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स। एसटीएफ कमांडोज ने तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू की। यकीन मानिए, कुछ ही मिनटों के अंदर उस एम्बुलेंस पर 338 राउंड गोलियां बरसा दी गईं। सोचिए, 338 राउंड। ये सिर्फ गोलियां नहीं थीं, बल्कि ये 2 दशकों का वो जमा हुआ गुस्सा और दबाव था जो उस रात पुलिस बलों के अंदर से एक साथ फूट पड़ा था। कुछ देर बाद जब गोलियों की तड़तड़ाहट थमी, धुआं छटा और एम्बुलेंस के दरवाजे खोले गए, तो एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आया। इतनी भयंकर गोलाबारी के बावजूद मुख्य लक्ष्य के सिर पर सिर्फ और सिर्फ 2 गोलियां लगी थीं। जी हां, सिर्फ 2। लेकिन वो 2 गोलियां अपना काम कर चुकी थीं। 184 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले उस अजेय खौफ का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया था। अब आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या वो आदमी जो जानवरों से भी बेहतर जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था, जिसने 2 दशकों तक पूरी की पूरी सेनाओं को मात दी, क्या वो कभी पकड़ा जाता अगर उसकी अपनी ही आंखों ने उसे धोखा न दिया होता? एक छोटी सी जैविक विफलता, एक मामूली मोतियाबिंद ने इस मास्टरमाइंड को धूल चटा दी। प्रकृति, अपराध और इंसान के अहंकार का ये कैसा दिलचस्प और खौफनाक खेल है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और